हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी प्रेप। आज के इस वीडियो में बात करूंगा ड्यू जेट की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आप क्लास 12th के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते हैं तो जो एंट्रेंस एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ता है वो है ड्यू जेट। ड्यू जेट एक टॉप क्लास प्रीमियम एंट्रेंस एग्जाम है और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके पास एक फुल प्रूफ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में, टिप्स एंड ट्रिक्स, क्या डूज एंड डोंट्स, क्या करें क्या ना करें। और इसके अलावा मैं अब वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी बुक्स और स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज फॉलो करें ड्यू जेट की प्रिपरेशन के लिए। तो बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ड्यू जेट जैसा मैंने बताया कि अगर आप ड्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में अगर आप मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं आफ्टर क्लास 12 तो आपको ड्यू जेट क्लियर करना पड़ता है। ड्यू जेट इज़ कंडक्टेड बाय एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और इसके अंडर आपको ड्यू में 3 जो कोर्सेज हैं बिजनेस मैनेजमेंट के वो आपको उनमें एडमिशन मिल जाता है। जो ड्यू जेट के अंदर जो कोर्सेज हैं वो है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ बीएमएस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, और बीए ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, दैट इज बीबीई। सो प्रिपरेशन स्टडी के बारे में बात करने से पहले जरा सा हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है ड्यू जेट का। सो ड्यू जेट का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आपको घर बैठे ऑनलाइन होगा, ये और प्रॉक्टेड सेंटर बेस्ड एग्जाम होगा, बट वहाँ पे आपको फिजिकल पेन एंड पेपर नहीं मिलेगा, आपको एक सिस्टम दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको एग्ज़ाम देना होगा। जो क्वेश्चंस जिस टाइप के आते हैं ड्यू जेट में वो एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 2 घंटे का एग्ज़ाम है जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे। जो लैंग्वेज होगा, जो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम होगा वो होगा इंग्लिश में, इसमें और कोई मीडियम नहीं होता है एग्ज़ाम का, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो मार्किंग स्कीम है वो है +4 एंड -1। तो नेगेटिव मार्किंग है, इसका मतलब ये है कि आपको अपनी एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देना है और आपको फोकस रखना है कि आप ब्लाइंड गेसेस न करें। इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। 4 सेक्शंस: क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस। ये चारों सेक्शंस में 25-25 क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन हैं 100, और एक क्वेश्चन में आपको अगर आप सही आपने आंसर दिया तो +4 मिलेगा, दैट इज 400 क्वेश्चन का टोटल, 400 मार्क्स का टोटल एग्जाम है। तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर ड्यू जेट। तो ड्यू जेट की जब प्रिपरेशन करने की बात आती है तो आपको हर एक सेक्शन में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए हायर मैथ्स के ऊपर। ये क्यों है? क्योंकि जनरल जो बेसिक मैथ है वो बेसिकली सभी ने पढ़ी होती है और उसमें लगभग सब लोग ठीक ठाक कर ले जाते हैं। अगर आपने हायर मैथ्स में अच्छा परफॉर्म कर लिया तो ये आपको एक एज देगा, जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं जो आपके साथ एग्ज़ाम को दे रहे हैं उनके ऊपर आपको ये डिस्टिंक्ट एडवांटेज और एक एज देगा, और फिर उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो एग्ज़ाम है, जो ड्यू जेट एग्ज़ाम है, ये एक कॉम्पिटिटिव और रिलेटिव एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम बोर्ड्स की तरह नहीं होता है, इसमें एब्सोल्यूट मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप 99% ले आते हैं और कोई और 99.25% भी ले आता है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नहीं होगा। तो एब्सोल्यूट मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रिलेटिव परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है कि आपको अच्छा तो करना ही है, अपने तो अपने लिए अच्छा करना ही है, लेकिन आपको जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उससे आपको बेहतर परफॉर्म करना है। तो इसलिए आपको ऐसे जगहों पे आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा जहाँ पे और लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर है तो वो सेक्शन हो जाता है हायर मैथ्स। जनरल इंग्लिश की बात करें तो जनरल इंग्लिश में वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है और आरसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैबलरी बहुत ही पॉपुलर सेक्शन होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का, और ड्यू जेट इससे छूता नहीं है। वोकैबलरी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आरसी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो किसी भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि एज अ मैनेजर यू आर सपोज टू रीड कॉपियस amounts of literature during your work day, and that's why they test you on the reading comprehension aspect so much. तो आरसी भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ग्रामर जो है, ग्रामर जो इंग्लिश का है वो उसका बैकबोन है, इसलिए ग्रामर तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो ये तो एक समझ लीजिए कि एक गिवन है कि यू नीड टू प्रिपेयर ग्रामर वेल। उसके बाद जो सेक्शन आ जाता है वो आ जाता है रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। रीजनिंग के साथ क्या है कि
ये सेक्शन बहुत सारे बच्चों को डरा देता है, क्योंकि ये सेक्शन ऐसा है जो कभी आपने बोर्ड्स में प्रिपरेशन के दौरान या अपने जनरल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स यू हैव नॉट सीन दिस सेक्शन, आपने ये सेक्शन नहीं देखा होगा जनरली, इसलिए बच्चे सब डर जाते हैं कि यार ये क्या आ गया है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी इस सेक्शन में जो भी एक क्वेश्चंस आते हैं और वो जो जिन बेसिस जिन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं वो प्रिंसिपल्स आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं इस, और इसलिए आपको इस सेक्शन से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जरा सा कॉमन सेंस लगाएंगे और अपना लॉजिकल एनालिसिस लगाएंगे तो आप ये सेक्शन को ईजिली कर सकते हैं। प्लस इस सेक्शन में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आपको फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है वो है केसलेट्स, डायरेक्शन सेंस, अरेंजमेंट एंड सीरीज। ये 4 सेक्शंस जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी के, और आपको इन सेक्शंस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। केसलेट्स के साथ क्या है कि अगर आपने एक केसलेट क्रैक कर लिया तो उसके बाद 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं जो उसी केसलेट पे बेस्ड होते हैं, और आपने एक केसलेट क्लियर कर लिया, अगर आपने उसको अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आपके 4 या 5 क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। इससे आपका, अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट डाल करके आपने सॉल्व कर लिया तो आपका टाइम भी बचता है और आप अचानक आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, क्योंकि आपने एक साथ ही आपने 4 या 5 क्वेश्चन सही कर लिए हैं। लेकिन ये इसी वजह से ये केसलेट्स जो है वो दुधारी तलवार भी है कि अगर आपने ध्यान से नहीं किया, आपने गलत कर दिया तो फिर क्या होगा कि आपके 4 या 5 क्वेश्चन एक साथ गलत भी हो सकते हैं। तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें और जितने ज़्यादा केसलेट्स हो सकते हैं उनकी प्रैक्टिस आप जरूर करें। बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस जो सेक्शन है वो एक मेक एंड मार सेक्शन हो जाता है DU JAT के केस में। ऐसा क्यों है? क्योंकि जनरली बच्चे मैंने क्या देखा हुआ है कि जनरली बच्चे जनरल अवेयरनेस के मामले में वीक होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर प्रिपरेशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर बोर्ड्स, दे डोंट फोकस ऑन एनीथिंग अदर देन देयर बोर्ड्स, and that makes them a little susceptible to not having good preparation in business and general awareness। तो इस केस में क्या करना है कि आपको जो फोकस करना है बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस के केस में, वो फोकस करना है करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि अगर 25 क्वेश्चन का जनरल अवेयरनेस सेक्शन है तो उसमें से 14-15 क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट अफेयर्स पे ही होते हैं। तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको आपको प्रिपेयर करना चाहिए। इसके अलावा बिजनेस न्यूज़ पे आपको फोकस करना है, क्योंकि ये बिजनेस मैनेजमेंट का एंट्रेंस एग्जाम है, तो बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ब्रांड्स एंड टैगलाइंस भी इसी का पार्ट है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जो लास्ट 6 महीने में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सेक्शन के लिए। इसके लिए क्या करना है कि आपको पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो आपको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स का कोई बढ़िया सोर्स नहीं मिल रहा है तो आप इजी प्रेप के करंट अफेयर्स कंपाइलेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आप पिछले 6 महीने का प्रिपरेशन, कम से कम आपको 6 महीने का जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको आप वहाँ से डाउनलोड करके कर सकते हैं। डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन का। क्यों? क्योंकि ये एक इकलौता सोर्स है जो कई सेक्शंस में आपको प्रिपेयर करने में मदद करता है। अगर आपने न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ा है, आप पिछले 3 महीने से या पिछले 6 महीने से लगातार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपका जो करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाता है, बिजनेस न्यूज़ कवर हो जाती है, टैगलाइंस, ब्रांड्स आपको दिख जाते हैं, आपके अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं। तो इसलिए न्यूज़पेपर को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आप अगर कर पाएँ तो आप न्यूज़पेपर बढ़िया, कोई भी बढ़िया न्यूज़पेपर जो है वो आप ले करके रेगुलरली पढ़ें। बढ़िया न्यूज़पेपर से मेरा मतलब है, आप जैसे कि मेरा सजेशन होगा कि आप इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू टाइप के न्यूज़पेपर को पढ़ें। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सारे न्यूज़पेपर्स में इररिलेवेंट न्यूज़ ज़्यादा होती है जो आपके प्रिपरेशन में हेल्प आपको नहीं करेगी। ओके, तो कुछ जनरल प्रिपरेशन टिप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं DU JAT के लिए। वो है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये रिलेटिव एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम में एब्सोल्यूट मार्क्स का कोई मतलब नहीं बनता है। आपका अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट है एंड एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग टू क्रॉस से 70 एंड यू हैव गॉट 72, देन यू हैव एन डिस्टिंक्ट एडवांटेज। इट डज नॉट मैटर हाउ मच यू आर गेटिंग इन दी एब्सोल्यूट स्कोर। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रिलेटिव परफॉर्मेंस पे फोकस करना है, आपको अपने एब्सोल्यूट नंबर पे फोकस नहीं करना है। ये बोर्ड की तरह नहीं होता है ये एग्ज़ाम। ये एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है, यानी कि मेजर जो फोकस होता है टेस्टिंग का वो आपके जनरल एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाता है। आपके नॉलेज को, आपके डेप्थ, सब्जेक्ट की नॉलेज जो डेप्थ में है उसको टेस्ट नहीं किया जाता है, आपके जनरल एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाता है।
अंडरस्टैंड द एग्जाम सिलेबस रिलेबल, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले क्या करें कि जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आप क्या करें कि जितना भी जो भी एग्जाम सिलेबस है उसको आप प्रिंट आउट कर लें और प्रिंट आउट करके अपने टेबल के सामने आप चिपका लें। एवरी डे यू नीड टू गो थ्रू द सिलेबस। एग्जाम सिलेबस में आपको रोज आपको सिलेबस देखते रहना चाहिए और आपको सिलेबस बाय हार्ट होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं और क्या क्या चीज़ें मुझे प्रिपरेशन करनी है। तो उसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सीरियसली आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। स्टडी मटेरियल्स चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट नॉट टू रीड देन व्हाट टू रीड, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल आपको मिलेंगे, आपको बहुत सारे कोचिंग्स आपको कोचिंग्स के मटेरियल मिल जाएंगे। अगर आपको पुराने मटेरियल चाहिए तो आप जा करके आप ख़रीद सकते हैं। आप यूट्यूब पे आपके बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं, आपके बहुत सारे फ्री मटेरियल आपको एवरीवेयर इज स्कैटर्ड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट टू रीड, बिकॉज आपके पास समय कम होगा और आप उसमें अगर सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। तो राइट स्टडी मटेरियल को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। इस बारे में मैं वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो मेन सोर्सेज हैं जो आपको फोकस करने हैं, जो आप प्रिपरेशन करने में आपको मदद करेंगे। एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये टाइम टेबल ऐसा नहीं बनना चाहिए कि एकदम आपके पास कोई भी गैप ही ना हो। कुछ लोग क्या करते हैं बच्चे कि टाइम टेबल बना लेते हैं ऐसा कि जिसमें कोई गैप नहीं होता है, एंड पहले 1-2 दिन तो ठीक फॉलो हो जाता है जोश में, लेकिन उसके बाद फिर वो फॉलो नहीं हो पाता है। तो एक ऐसा रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए जो आप फॉलो कर सकें, और उसमें आपको फोकस करना है कि आपको जो टफर सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपकी वीकर एरियाज हैं, उस पर आपको फोकस ज़्यादा करना है। तो उस पर आपको एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना है। Go through the exam analysis of previous years. Very important, because if you go through the previous year exam analysis, so then you will be able to understand the exam pattern. कि एग्जाम पैटर्न में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स पे फोकस ज़्यादा करना है, कौन से टॉपिक्स पे फोकस कम करना है, कैसे पैटर्न चेंज हुआ है, पहले क्या पूछा जाता था अब क्या पूछा जा रहा है। वो आपको जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम एनालिसिस को देखना बहुत ज़रूरी होगा। आप इजी प्रेप पे हम बहुत जल्दी ही पिछले 3 साल 4 साल के एग्ज़ाम एनालिसिस की वीडियोस लेकर आएंगे, तो आप स्टे ट्यून्ड सो दैट यू कैन गेट द एग्ज़ाम एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स। मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं बिना मॉक टेस्ट लगाए हुए, तो आपका प्रिपरेशन सही तरीके से सही दिशा में नहीं जाएगा। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप प्रिपरेशन विदाउट टेकिंग मॉक टेस्ट आप प्रिपरेशन करते हैं, तो यू आर प्रिपेयरिंग द टॉपिक्स इन silos. Like, what does that mean? That means that you are preparing general awareness separately, you are preparing quantitative aptitude separately, you are preparing reasoning analysis separately, you are preparing English separately. So उससे क्या होता है कि एग्ज़ाम में तो अलग अलग आएगा नहीं पेपर, एग्ज़ाम में तो सारा सब कुछ मिक्स होकर के आएगा, एक साथ आएगा, एक होलिस्टिक वे में आएगा। इसलिए उस चीज़ को समझने के लिए यू नीड टू टेक हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट। ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ गुड क्वालिटी मॉक टेस्ट, बिकॉज अगर आपने वीकर अच्छे क्वालिटी का मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो आपको वो रियलिस्टिक आइडिया नहीं देगा आपके प्रिपरेशन का। तो अगर आपका जो मॉक टेस्ट है वो एग्ज़ाम से अलाइंड नहीं है, रियल एग्ज़ाम से अलाइंड नहीं है, तो आपको लगेगा कि अगर वो रिलेटिवली ईजी है तो आपको लगेगा कि आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो रहा है, आप स्लैक हो जाएंगे अपने प्रिपरेशन में। और अगर वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है तो आपके नंबर जो हैं, आपके मार्क्स जो हैं वो कम आएंगे और आपका कॉन्फिडेंस हैम्पर हो जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रियलिस्टिक जो एग्ज़ाम से अलाइंड मॉक टेस्ट है वो ज़रूर लगाएं, और जितना टाइम आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करने में लगाएं उतना ही टाइम आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में भी लगाएं, क्योंकि आपको एनालाइज करके ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, और उसी हिसाब से आपको फोकस करना है अपने प्रिपरेशन को। जो वीकर एरियाज़ हैं उस पर आपको ज़्यादा समय स्पेंड करना है, जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं उनको आपको ऑप्टिमाइज़ करना है। रीड द न्यूज़पेपर डेली। न्यूज़पेपर, जैसे मैंने बताया कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ने से बहुत फ़ायदा होगा आपका बहुत सारी चीज़ों में। मतलब न्यूज़पेपर एक ऐसा सोर्स है जो मैं अगर बोलूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स मैं कहूँगा प्रिपरेशन में, क्योंकि न्यूज़पेपर न सिर्फ आपको जनरल अवेयरनेस में हेल्प करेगा, ये आपको आपकी वोकैबुलरी बिल्ड करने में हेल्प करेगा, ये आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसलिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। जब से प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू किया आपने, तो आप न्यूज़पेपर को डेली ज़रूर पढ़ें। रिवाइज एवरी वीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते चले जाते हैं और फिर हम रिवाइज़ नहीं करते हैं। अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आपने जो भी पढ़ा है वो भूल जाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि वैसे तो आइडियली अगर देखा जाए तो आप सुबह पूरे दिन में आपने जो पढ़ा आप रात को एक बार रिवाइज़ कर लीजिए,
उसके बाद आपने पूरे वीक में जो पढ़ा वो आप वीक के एंड में रिवाइज कर लीजिए, और आपने पूरे मंथ में जो पढ़ा वो आपको मंथ के एंड में रिवाइज कर लीजिए। सबसे आइडियल तरीका तो यही है। अगर आप डेली रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम रिवीजन एवरी वीक तो करें ही करें। इससे क्या होगा कि आपका जो रिटेंशन है वो बढ़ जाएगा और आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा प्रिपरेशन में। पेपर जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको तुरंत पेपर सॉल्व करना शुरू नहीं कर देना है। आप क्या कीजिए कि पेपर को पहले स्कैन कर लीजिए। स्कैन करके ये देख लीजिए कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो रिलेटिवली इजी हैं, क्योंकि किसी भी पेपर में अराउंड 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो रिलेटिवली इजी होते हैं, 30% क्वेश्चन जो होते हैं जो रिलेटिवली मॉडरेट होते हैं, 20% जो होते हैं वो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। तो आपको वो जो 50% क्वेश्चन है वो आइडेंटिफाई करने बहुत जरूरी है, और ईजी क्वेश्चन जो हैं वो आपको सॉल्व करने ही करने हैं सही, क्योंकि यहाँ पे आपने गड़बड़ कर दी तो आप फिर एडवांटेज गेन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इन क्वेश्चंस को कोई भी जो बंदा जो सिलेक्ट होता है, जो भी बच्चा पास करता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को, वो इन क्वेश्चंस को तो सही करता ही करता है। उसके बाद जो मेजर जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है वो होता है मॉडरेट क्वेश्चंस में। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए सॉल्व तो आपको बहुत एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है, खासतौर से सिलेक्शन में। बट इफ यू आर एमिंग टू टॉप द एग्जाम देन इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू सॉल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चंस एज वेल। जैसे मैंने बताया कि आपको सॉल्व और एनालाइज करना ही करना है मॉक्स को एनालाइज सॉल्व कीजिए, एनालाइज कीजिए। एक्यूरेसी इज शुड बी मोर देन अटेम्प्ट्स। व्हाट डज दिस मीन? जैसे मैंने बताया कि ये एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो इस एग्जाम में जब नेगेटिव मार्किंग है तो यहाँ पे आप ब्लाइंडली गेस नहीं कर सकते, ये नंबर 1। नंबर 2, आप ज़रूरत से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने अटेम्प्ट किए ज़रूरत से ज़्यादा तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे और आपका जो नेगेटिव मार्किंग है इट विल ड्रैग योर स्कोर डाउन। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू नीड टू ऑप्टिमाइज योर अटेम्प्ट्स, यू नीड टू फाइंड आउट थ्रू द एनालिसिस ऑफ योर मॉक्स एन आइडियल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका DUJAT है तो मेरा ये मानना है कि 65 to 70 क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं देन यू हैव डन गुड, यू हैव डन वेल, यू हैव अ रियलिस्टिक चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। एक्यूरेसी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा ये टारगेट रखना है कि योर एक्यूरेसी शुड बी अबव 80% एट ऑल कॉस्ट्स। उससे नीचे आपकी एक्यूरेसी अगर आती है तो फिर आपके लिए स्कोर कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इंग्लिश सेक्शन जो है वो काफ़ी स्कोरिंग हो सकता है। अगर आपका QA वीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वीक है, तो आपको इंग्लिश सेक्शन को बढ़िया करना है, क्योंकि यहीं पे फिर आपको डिफ्रेंशिएशन जो है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप हायर मैथ्स में वीक हैं, अच्छा इसमें DUJAT में हायर मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं काफ़ी, क्लास 12 लेवल के, तो अगर आपका हायर मैथ वीक है तो डरने की बात नहीं है। फिर आपको क्या करना है कि आपको अलजेब्रा और अर्थमेटिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे मैंने बोला कि आपको ईजियर क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं और उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ईजियर क्वेश्चन में क्या होता है कि आप जल्दी सॉल्व करेंगे, आपका समय बचेगा, उसके बाद जो ज़्यादा समय बचाया है आपने वो डिफिकल्ट क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं। अटेम्प्ट GA एंड CA क्वेश्चन फर्स्ट, मतलब जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो समय है इन क्वेश्चंस को में समय बहुत कम लगता है, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना होता है और आपको फिर ऑप्शंस देखने होते हैं, आपको अटेम्प्ट करना होता है क्वेश्चन। इसमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी क्वेश्चन को, इसलिए इसमें टाइम बचता है। तो अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन आपने 10 मिनट में ख़त्म कर लिए, तो आपका जो टाइम बचा है, जो मतलब इस सेक्शन का जो टाइम बचा है वो सेक्शन आप वो टाइम जो है वो दूसरे सेक्शन के किसी पेपर में आप क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। डोंट चेज इमेजिनरी कट ऑफ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी आप एग्जाम के अंदर जाएं तो आप अपने दिमाग को क्लियर रखें कि देयर आर नो कट ऑफ्स, देयर आर नो आइडियल अटेम्प्ट्स। व्हाट स्टूडेंट्स डू इज दे जस्ट फॉलो ब्लाइंडली एन इमेजिनरी आइडिया ऑफ कट ऑफ। जो कट ऑफ है इट वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड फ्रॉम एग्जाम टू एग्जाम। क्यों ऐसा क्यों है? बिकॉज ये जो कट ऑफ है वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा है, और क्वेश्चन पेपर अगर मान लीजिए बहुत ही डिफिकल्ट है तो कट ऑफ नीचे जाएगा। अगर क्वेश्चन पेपर रिलेटिवली इजी है तो आपका जो कट ऑफ है वो ऊपर जाएगा। उस केस में आप अगर आपने मान लीजिए एक रिजिड आपने एक आइडिया बनाया हुआ है माइंड में कि ये कट ऑफ है तो मुझे इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, या ये ज़्यादा कट ऑफ मुझे क्लियर करना है तो मुझे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो काफ़ी आपके लिए प्रिपरेशन आपकी जो एग्ज़ाम में आपके लिए वो रिस्की हो सकता है। तो इसलिए कोई इमेजिनरी माइंड में कट ऑफ का लेकर के ना जाएं।
दिमाग में ओपन एकदम ओपन माइंड लेकर के जाएं एग्ज़ाम के अंदर, और जितना हो सकता है बढ़िया तरीके से आप अपने अटैम्प्ट को ऑप्टिमाइज़ करें, अपने एक्यूरेसी को ऑप्टिमाइज़ करें। ठीक है, तो अभी तक तो जो ये मैंने कुछ चीज़ें बताई वो तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और टिप्स एंड ट्रिक्स थी। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे मैंने बोला था कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट नॉट टू रीड देन व्हाट टू रीड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इस सेक्शन में मैं बताऊंगा आपको कि कौन से स्टडी मटेरियल्स आपको फॉलो करने हैं हर एक सेक्शन के लिए। तो जैसे कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका जो सोर्स होगा वो होगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपकी क्लास 10, 11 और 12 की जो भी हैं, इसके अगर आपने सॉल्व किए हुए हैं, अच्छे से आपने कवर किया हुआ है, तो आपको फिर काफ़ी एडवांटेज मिल जाएगा, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, फिर आपका प्रिपरेशन बहुत ही सही ट्रैक पे चला जाएगा। इसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इन दोनों में से एक कोई गाइड खरीद सकते हैं। जैसे कि जो गाइड है वह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय आर एस अग्रवाल, ये सिर्फ आर एस अग्रवाल के नाम से फेमस बुक है। अगर आप बोलेंगे कि आर एस अग्रवाल का मैथ का बुक दे दीजिए तो कहीं भी मिल जाएगी, या तो फिर आपका दिनेश खट्टर की एक बुक है पियर्सन की, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, जैसे कि अरुण शर्मा की बुक आती है, एक क्वांटम कैट आती है। ये सब बुक्स बहुत हाई लेवल की बुक्स हैं, वो आपको लेनी नहीं है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले लीजिए और उसको से आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जनरल इंग्लिश के केस में अरिहंत पब्लिकेशन की एक जनरल इंग्लिश आती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो बहुत ही अच्छी बुक है। इसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश करके बुक आती है, वो भी आप ले सकते हैं। यशपाल शर्मा की एक बुक आती है ईजी टू लर्न इंग्लिश। और अगर आपने रेन एंड मार्टिन की इंग्लिश ग्रामर पढ़ी हुई है तो अच्छा है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको अलग से खरीदें। जब ये, हाँ मैंने ये लिखा हुआ इसलिए क्योंकि जनरली कोई भी क्लास 10, 11, 12 तक अगर बच्चा पढ़ता है इंग्लिश लेकर के, तो उसने रेन एंड मार्टिन करी ही होती है। तो रेन एंड मार्टिन अगर आपके पास है तो बढ़िया है, आप वहाँ से ग्रामर रिवाइज कर सकते हैं। रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी के लिए अगेन आर एस अग्रवाल की एक बुक आती है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वो अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव बुक है, वो आपने ले ली तो उसके अलावा और आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इन दोनों में से रीजनिंग मतलब एक समझिए कि दोनों थिक गाइड्स हैं, अगर आपने इन दोनों में से एक भी कोई बुक ले ली तो वो आपके लिए काफ़ी होगी। एक बहुत ही अच्छी बुक आई हुई है, वो है बी एस सिजवली और एस सिजवली की अरिहंत पब्लिकेशंस की न्यू अप्रोच टू रीजनिंग। ये बुक मैं सजेस्ट करूँगा कि आप खरीदें, क्योंकि ये बुक में रीजनिंग को बिल्कुल अलग तरीके से टैकल किया गया है, कन्वेंशनल तरीके से नहीं टैकल किया गया है। तो ये फोकस इसमें जो है वो कंसेप्ट पे है और काफ़ी कंसेप्ट क्लियर करा देती है बुक। तो ये बुक अगर आप हो सके तो ये भी आप ले सकते हैं। बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक जनरल अवेयरनेस मैनुअल आता है पियर्सन का, वो आप ले सकते हैं। बहुत मोटी सी किताब होती है, लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो आप उसको छोड़ करके एक लूसेंट की बुक आती है जनरल अवेयरनेस की, वो आप ले लीजिए, वो काफ़ी होगा आपके लिए। मनोरमा मातृभूमि की ईयर बुक्स आप चाहें तो आप करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इजी प्रेप के करंट अफेयर्स कंपाइलेशन डाउनलोड कर लीजिए पिछले 6 महीने से लेकर के 1 साल तक, और वो काफ़ी होंगे आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए। न्यूज़पेपर, जैसा मैंने पहले बताया कि न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ें और जितना हद तक हो सके उस अच्छे क्वालिटी का न्यूज़पेपर पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, वो आपके करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा आपको। और जैसा कि मैंने बताया कि करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस आप इजी प्रेप के डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऑफ DU-JAT। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी सवाल हो, अगर आप कोई भी नया वीडियो चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं वीडियो, तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स में लिख करके बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा अभी हम आने वाले समय में हम और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, जैसे कि स्कूल्स के ऊपर फोकस करते हुए टाइम वाइज स्टडी मटेरियल से रिलेटेड बुक्स, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड हम और वीडियोस बनाते जाएंगे। तो आप डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड press the bell icon so that you don't miss any updates from us. Thank you.